सुप्रभात। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे कविता का स्वरूप, कविता का स्वरूप और विकास। कविता क्या है? कविता क्या है? कविता क्या है? कविता सुप्रसिद्ध समालोचक एवं चिंतक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि कविता वह साधन है जिसके द्वारा सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। इस परिभाषा की 3 विशेषताएं हैं, जैसे कविता मानविकता की प्रतिष्ठा करने का एक साधन है और यही हुई उपयोगिता है। फिर कविता में भावों एवं कल्पना की प्रधानता होती है। कविता के द्वारा हम भाव प्रकट कर सकते हैं और काल्पनिक की कल्पना भी कर सकते हैं, जैसे श्री कृष्ण जी हमको दिखाई दे रहे। कल्पना करो तो अगर हम देखेंगे उनका स्वरूप तो हमें दिखाई देंगे। फिर कविता में कवि की अनुभूति की अभिव्यक्ति भी रहती है। कविता का बाह्य स्वरूप है। कविता 2 पक्षों में बटी होती है, जैसे अनुभूति और अभिव्यक्ति। अनुभूति यानी हमको ज्ञात होना, अभिव्यक्ति यानी प्रकट करना। अनुभूति पक्ष का संबंध आंतरिक स्वरूप से है ना, जबकि अभिव्यक्ति का बाह्य रूप है। कविता के बाह्य रूप के निर्धारण में निम्नलिखित कारक होते हैं, भूमिका निभाते, जैसे लय, तुक, छंद, शब्द योजना, काव्य भाषा, अलंकार, काव्य गुण आदि। क्या क्या है? छंद है, तुक है, लय है, शब्द योजना, काव्य भाषा, अलंकार और काव्य के गुण आदि। कविता का आंतरिक पक्ष काव्य की आत्मा होती है। रसात्मक और तीव्रता, भाव प्रकट करना, विचारों का समावेश भी रहता है ना। कल्पना की सृजनात्मकता भी होती है और सौंदर्य का बोध भी होता है। जैसे कविता कभी हमने पढ़ी पिछले उसमें अलंकार में पढ़ी थी चारूचंद की चंचल किरणें, वैसे ही कविता में सौंदर्य का भी बोध होता है। फिर इसके अंतर्गत सौंदर्य विचार, नाद, सौंदर्य और अप्रस्तुत योजनाएं को शामिल किया जाता है। काव्य के भेद। अब है काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य यानी देखने से है आशय उसका, और श्रव्य काव्य यानी सुनने से, सुनने वाला काव्य। काव्य के श्रव्य काव्य वह है जो सुनकर रसास्वादन कराए। दृश्य काव्य वह है जो आंखों से देखते हैं व कानों से श्रवण करते। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। नाटक, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से प्रस्तुत होने वाले दृश्य काव्य है ना, क्योंकि काव्य दृश्य है, वह तो दृश्य है, और जो श्रव्य है वह भी दृश्य हो सकता है। आज किसी भी काव्य को दृश्य में निरूपित किया जा सकता है आज के समय में मीडिया द्वारा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं अभी, वैसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक द्वारा भी काव्य का वर्णन कर सकते हैं। फिर काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानिक, गोतियां और गद्य और गेय पुस्तक, गद्य पुस्तकें, गद्य मुक्तक है ये, और एक है गेय मुक्तक। ये गेय मुक्तक है। गेय यानी जाना। फिर महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानी गीतिकाएं भी होती हैं। काहे में होती हैं ये? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। महाकाव्य में जीवन की विशद व्याख्याएं होती हैं और इनका इतिहास प्रसिद्ध होती। इसकी नायक उदात्त चरित्र वाला है, धीरे धीरे गंभीर होता है। महाकाव्य में श्रृंगार, शांत और वीर समय से एक रस प्रधान
महाकाव्य में श्रृंगार, शांत और वीर रस में से एक रस होता है और शेष रस गौण होता है। फिर महाकाव्य सर्गबद्ध होते, इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं। महाकाव्य की कथा धारा प्रवाह होती है, मार्मिक प्रसंगों का वर्णन होता है ना। हिंदी के प्रमुख महाकाव्य कौन कौन से, जैसे रामचरितमानस, पद्मावत है ना, मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी हुई, मेहदी शरण गुप्त की कामायनी, जयप्रसाद जी की उर्वशी, रामधारी सिंकर की आदि महाकाव्य रचनाओं को हम पढ़ के देख सकते हैं इन महाकाव्य में क्या वर्णन है या काहे का चित्रण किया गया है। खंडकाव्य में जीवन की किसी एक भाग या एक घटना या चरित्र का वर्णन होता है, किसी एक का होता है खंडकाव्य में, किसी एक खंड का, घटना का, कहीं के जीवन का, कहीं के चरित्र चित्रण का वर्णन होता है। अपने आप में यह एक पूर्ण रचना होती है और इसमें छंद भी होते हैं, पंचवटी जैसे जयद्रथ, वध, नहुष, सुदामा चरित, पथिक, हल्दी घाटी और प्रसिद्ध खंड काव्य। आख्यानिक कृतियों के बारे में हम देखेंगे अब कि आख्यानिक कृतियां क्या है। महाकाव्य खंड काव्य से भिन्न पद्यबद्ध कहानी का नाम आख्यानिक गीति है। क्या है? महाकाव्य और खंड काव्य से अलग होने वाले पद्यबद्ध कहानी का नाम आख्यानिक गीतिकाएं, कृतियां हैं। वीरता का वर्णन, साहस, पराक्रम, प्रेम, बलिदान और करुणा आदि से प्रेरित घटनाओं का वर्णन, प्रसंगों का कथा के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें आख्यानिक कृतियों में इसकी भाषा सरल और रोचक होती है। गीतात्मक और नाटकीयत्मक की विशेषता है। फिर है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य में एक अनुभूति, एक भाव या एक कल्पना का चित्रण होता है ना, किसी एक भाव या कहीं की कल्पना का चित्रण होता है। मुक्तक काव्य की भी भाषा सरल और स्पष्ट होती है। फिर क्या बताए, इसमें विषय अपने आप में पूर्ण होते हैं और छंद इसमें स्वतंत्र रहते हैं। छंद इसमें क्या रहते हैं? स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण भी जैसे बिहारी, रहीम, रानी, सूर के, मीरा के दोहे हमने पढ़े, जैसे उसमें क्या बताया, प्रत्येक छंद स्वतंत्र होते हैं। फिर मुक्तक काव्य के 2 प्रकार होते हैं, पाठ्यक मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक में विषय की प्रधानता होती है, प्रसंगानुसार भावानुभूति व कल्पना का चित्रण होता है, किसी विचार या रीति का भी चित्रण होता है। गेय मुक्तक में इसमें गीति या प्रगीति काव्य भी होते हैं। पहला है भाव प्रवणता, सौंदर्य बोध, अभिव्यक्ति, है ना, भाव की प्रधानता होती है। ये मुक्तक काव्य में प्रवणता होती है। सौंदर्य का बोध होता है, सौंदर्य का बोध होता है। फिर अभिव्यक्ति संक्षिप्त में होती है, संगीतात्मक होती है, संक्षिप्त होती है अभिव्यक्ति इसमें। फिर संगीतात्मक होते हैं, ये संगीत द्वारा गा सकते, जैसे हम छंद गाते हैं रामचरितमानस में, है ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, संगीतात्मक होते हैं। लयात्मक होते हैं, लय की भी प्रधानता होती है। तो हमने आज क्या पढ़ा बच्चों कि खंड काव्य कविता का विकास और स्वरूप पढ़ा। आपको इसको पढ़ना है और लिखना है अपनी कापी में, ग्रामर कापी में, है ना, कि खंड काव्य क्या है, मुक्त काव्य क्या है, पाठ्य पुस्तक क्या है, या गेय काव्य, मुक्तक, इनमें क्या क्या होता है, ये सबको आपको पढ़ना है बच्चों। और परीक्षा भी पास आ रही है, तो हमको आप सबको इसकी पढ़ाई की भी, परीक्षा की भी तैयारी करनी है।